डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छानुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित है। राजतंत्र में शासक साधारणतया वंशानुक्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता अथवा एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। अधिनायक तंत्र की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से कुछ हैं। न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। फोर्ड के शब्दों में परिभाषा इस तरह है: राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। विधानेतर का मतलब है एक्स्ट्रा लीगल। इसकी तुलना में सोल्टाउ की परिभाषा अधिक स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए, जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करे। अधिनायक तंत्र भी प्राचीन और नवीन इन दो रूपों में हमारे सामने आता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र उसको कहा जा सकता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया है और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश के शासन का संचालन भी करते हैं। इस प्रकार के अधिनायकवाद का प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए सन 1917 में सोवियत रूस में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एवं चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकत्व की स्थापना की गई है, जिसे वामपंथी अधिनायकत्व या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का नाम दिया गया है। आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष, राइज ऑफ मॉडर्न डिक्टेटरशिप। प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया था और इसलिए युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की गई कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन वर्साई की संधि में ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे और युद्धोपरांत परिस्थितियों में इन्हें पल्लवित होने का पर्याप्त अवसर भी मिला था। परिणाम स्वरूप 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, युगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। इस उत्कर्ष के लिए युद्धोपरांत कुछ परिस्थितियां उत्तरदायी थीं, जैसे संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो चुके थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया था। वर्साई संधि। इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की थीं और यह न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बन बैठे। कई देशों में प्रजातंत्र
नया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचना कर इनमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक ही भली प्रकारकारी रूप में परिणित कर सकता था। राष्ट्रसंघ की असफलता भी इसके उत्कर्ष का कारण बनी। थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल हो रहे थे। बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा। प्रजातंत्र के कठिन आदर्श और इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही था। यही कारण था कि युद्धोपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया था। तो ये सारे कारण थे जिनसे यह माना जाता है कि आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष हुआ या उसकी उत्पत्ति के कारण। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न डिक्टेटरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियन स्टेट। आधुनिक अधिनायक तंत्र का यह सर्वप्रमुख लक्षण है। इस प्रकार के राज्य में समाज, राज्य, सरकार के भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग शक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण न हो। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। दूसरा लक्षण है प्रजातंत्र का विरोध। अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई थी और यह स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते रहे। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक डिकेइंग क्रॉप्स है, सड़ा हुआ शव है और संसद केवल बकवास की दुकानें हैं। एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम अधिनायकवाद का प्रमुख लक्षण। अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करता है तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। सभी बातों के संबंध में इसे अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है और उसके शब्द ही कानून होते हैं। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है, इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु माना जाता है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्ग लोगों की धारणा है और फासीवाद एवं नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते हैं।
इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी ने आदेश दिया था विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। वहीं हिटलर ने कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र बताया था। जनमत निर्माण के साधनों पर भी अधिनायकवाद में कठोर नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। प्रेस, रेडियो आदि निरंतर अधिनायकवाद के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे उसके पक्ष में जनमत बना रहे। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश, उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश भी की जाती है। युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर कहा करता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। मुसोलिनी ने कहा था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है। इटली का विस्तार होगा या फिर अंत। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।